हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे ना? आशा भी यही करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी की डिमांड पर आज मैं हिस्ट्री का, एसएसटी का एक चैप्टर लेके आई हूँ जिसका नेम है कोलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज़। तो इस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है ना, जो हमारा बुक है, उसका मैंने एक-एक वर्ड को कॉपी किया है। तो इसमें एक-एक वर्ड आपको बुक का मिलेगा, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मिलेगा। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? ये जो फर्स्ट आप अभी देख रहे हो स्क्रीन पर, ये फर्स्ट पेज का कुछ ओवरव्यू लगा रखा है मैंने। तो देखते हैं कि ये जो चैप्टर है उसमें हमें क्या-क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो ट्राइबल सोसाइटीज़ पढ़नी है और इकोनॉमीज़ हैं उनकी वो पढ़नी है। सेकंड हम ट्राइबल रिवोल्ट्स पढ़ेंगे। थर्ड हम ट्राइबल रिवोल्ट्स जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में हुआ उसको पढ़ने जाएँगे और नेक्स्ट हम एक केस स्टडी करेंगे कि बिरसा मुंडा कौन थे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को ट्राइबल सोसाइटीज़ एंड इकोनॉमीज़। हमारी जो ट्राइबल ट्राइबल सोसाइटीज़ का मतलब होता है जो जनजाति सोसाइटीज़ होती है उनके बारे में पढ़ना है और वो लोग कैसे रहते थे, उनकी इकोनॉमी क्या थी, उनके बारे में हमें देखना है। इंडिया डिस्प्लेज अ वेरी हाई डिग्री ऑफ सोशल एंड एथनिक डाइवर्सिटी। मतलब इंडिया में बहुत सारे हमारे सोशल मतलब सामाजिक और हमारे एथनिक डाइवर्सिटी मतलब एक जो जातीय है ना, जाति बहुत सारी जाति वो बहुत है, वेरी हाई मतलब अलग-अलग जाति पाई जाती है, अलग-अलग समाज पाया जाता है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में subsums within it a multitude of caste and tribal group representing different stage in the social evolution of the human kind। और जो भारत की हमारी पॉपुलेशन है उसमें कई जाति हैं, कई ट्राइबल मतलब जनजाति हैं, उन सभी के हमारे ग्रुप से शामिल हैं। जो हमारे ह्यूमन होते हैं उनकी जो कास्ट होती है तो मानव समाज के जो हमारे सामाजिक विकास है उनमें विभिन्न टाइप से क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं, विभिन्न इवोल्यूशन मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस अगर हम जनगणना के अकॉर्डिंग माने तो 84.3 मिलियन पॉपुलेशन है जिसमें 8.2 पॉपुलेशन कंट्री की रजिस्टर किस में हुई है, शेड्यूल ट्राइब में है। और इट इज टू बी नोटेड और ये भी बताया गया है कि नियरली वन थर्ड ट्राइबल पॉपुलेशन है कंट्री की जो कहाँ पे पाई जाती है, 15 डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान स्टेट। और लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप और सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप हमारा कहाँ पे कौन सा है, गोंड्स है जो हमारे 7.4 मिलियन है। उसके बाद सेकंड पे व्हील्स आता है जो कि विल्स बोलते हैं, 7.3 मिलियन। संथल्स हैं 4.2 मिलियन, मिजोज हैं 2.0 मिलियन एंड हमारे औरागन्स हैं, औरन्स हैं सॉरी, औरन्स हैं एक्सेट्रा। ये हमारे मतलब सबसे ज़्यादा जो ट्राइबल हैं ये पाई जाती हैं गोंड्स, व्हील, संथल्स, मिजोस एंड औरन्स। और कहाँ-कहाँ पाई जाती है, 15 डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एक्सेट्रा। आगे देखते हैं। अब इसमें बोला गया है कि व्हाट इज ट्राइब। अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब हमारी पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में पाई जाती है। तो ये ट्राइब होता क्या है? तो ट्राइब का पहले तो हिंदी मीन होता है जनजाति। So the word tribe is generally refers to the state of tribalism which is ethnic as well as political। मतलब जनजाति जो वर्ड है उसका अर्थ अगर हम आमतौर पे देखें तो इसका मतलब होता है कि एक जनजाति की एक ऐसी स्थिति जो जातीय होने के साथ साथ राजनीतिक भी है। मतलब एथनिक तो जाति के साथ साथ हमारी क्या है, राजनैतिक भी है। क्योंकि ये हमारा अगर हम जैसे इलेक्शन में खड़े होते हैं तो हमारी जो भी ट्राइब्स होती हैं वो भी वोट देती हैं। तो हमारी जाति तो है ही साथ-साथ में राजनैतिक भी है। ट्राइब इज़ ऑल्सो नोन एज़ जनजाति। अभी मैंने जैसे बोला कि ट्राइब को क्या बोला जाता है, जनजाति बोला जाता है या फिर आदिवासी बोला जाता है। एंड्री वटेली ओपिनियंस, एंड्री वटेली का ओपिनियन क्या है, वो क्या विचार रखते हैं ट्राइब्स के बारे में। आवर ट्राइब इज़ एन आइडियल स्टेट contained unit, it constitutes a society in itself। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो जनजाति है एक अच्छी स्थिति में है, एक बहुत सारी मतलब छोटी इकाई में है, छोटे कंटेंट यूनिट मतलब एक छोटा सा ग्रुप है इनका
जो कि एक किसका निर्माण करती है? सोसाइटी का निर्माण करती है, समाज का निर्माण करती है। The terms The term tribe is usually applied to the aboriginal population inhabiting the most inaccessible hilly mountainous tracts of India। जो हमारी जो जनजाति वर्ड है उसका अगर हम यूज़ देखें तो आमतौर पर भारत की जो सबसे ऐसी पहाड़ी मतलब इनएक्सेसिबल जहाँ पे लोग जा नहीं सकते, एक दुर्गम पहाड़ी यू कैन से दुर्गम पहाड़ी और इलाकों में रहने वाले जो आदिवासी हैं, उनकी आबादी है। ट्राइबल ग्रुप है स्पीक्स डेफिनिट लैंग्वेज। जो ट्राइबल ग्रुप है वो लोग डेफिनिट लैंग्वेज को बोलते हैं जहाँ पे वो बिलोंग करते हैं, जिस ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं और फॉलो करते हैं अपना एक टिपिकल रिलीजन को, जो भी उनके रिलीजन है उनको फॉलो करते हैं और परफॉर्म करते हैं बहुत सारे रिचुअल्स को। उनके बहुत सारे धर्म होते हैं, उन सबको वो फॉलो करते हैं और परफॉर्म करते हैं। ये ट्राइबल्स लिव इन नेचुरल सराउंडिंग। मतलब ये जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे नेचुरल सराउंडिंग मतलब प्रकृति के चारों ओर रहते हैं। देयर हैबिटेशन कंसिस्ट ऑफ a few huts often arranged in 2 or 4 rows in a grove of trees। मतलब उनके जो अगर हम घर की बात करें जहाँ वो रहते हैं, वो कुछ झोपड़ियाँ होती हैं, कुछ अक्सर जो पेड़ होते हैं उनके चार जैसे कुछ पेड़ हैं उनके बीच में रहने लगे, कुछ लोग उनका झाड़ियों के का घर बना के रहने लगे, तो जनरली ऐसे वो लोग रहते हैं। दीज हट्स मतलब ये जो झोपड़ियां हैं हैव जनरली स्टोन पेव्ड एंड प्लास्टर्ड फ्लोर, मड वॉल्स एंड थैच्ड रूफ। मतलब कि हमारे जो ये झोपड़ियाँ होती थी वो आमतौर पर किसकी बनी होती थी? स्टोन की, पत्थर की बनी होती थी, प्लास्टर का फर्श होता था, मिट्टी की दीवारें होती थी और फूस की छत होती थी। फूस की छत मतलब फूल पत्तियों की छत। दे सबसिस्ट ऑन लोकल रिसोर्सेज, जो कि लोकल रिसोर्सेज जो पाया जाता है जंगलों में उससे बनाई जाती थी। डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड थे। दे प्रैक्टिस अ वेराइटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये अपना कमाई के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज करते थे? हंटिंग शिकार करते थे, फूड को गैदर करते थे, फिशिंग मछलियां पकड़ते थे, एनिमल हस्बेंड्री और फार्मिंग करते थे। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब पशुओं को पालते थे, खेती करते थे। ये सब उनका क्या था? पेशा था इकोनॉमी के लिए। फैमिली इज द बेसिक सोशल यूनिट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज। जो परिवार थे वो हमारे आदिवासी या फिर ट्राइबल जो समूह हैं उनकी क्या थी? समाज की इकाई थी। वुमेन जो थी परफॉर्म करती थी बहुत सारे डोमेस्टिक और इकोनॉमिक और कल्चर फंक्शन थी। जो वुमेन्स जो लोग थी वो बहुत सारे जो घरेलू हो गए, आर्थिक हो गए और जो कल्चर मतलब सांस्कृतिक फंक्शंस को एंजॉय करती थी। वो एंगेज रहते थे। दे एंगेज देमसेल्फ इन फूड गैदरिंग, कलेक्टिंग फायरवुड, फेचिंग वाटर, कुकिंग, क्लीनिंग एक्सेट्रा। वो किसमें बिजी रहती थी? खाने को इकट्ठा करने में, कलेक्ट करती थी लकड़ियों को, फेचिंग वाटर, वाटर को कलेक्ट करती थी कुकिंग के लिए, और क्लीनिंग साफ सफाई करती थी। इन सब में वो बिजी रहती थी। समटाइम्स दे हैव टू डू वेरियस एग्रीकल्चर एक्टिविटी टू। और कुछ टाइम उन्हें जो कुछ बार बोले कि कुछ कुछ टाइम उन्हें क्या करना पड़ता था? जो हमारी खेती है उसकी एक्टिविटीज भी करनी पड़ती थी। मैन फॉक जो थे वो पार्टिसिपेट करते थे। मैन फॉक मतलब जो हमारे पुरुष लोग हैं या हमारे जो मैन हैं वो लोग क्या करते थे? फॉरेस्ट में कटिंग करने जाते थे, प्लॉट क्लियरिंग, प्लोइंग, हंटिंग, फिशिंग एक्सेट्रा। मतलब कि जंगल काटने, कटिंग फॉरेस्ट मतलब जंगल काटने, प्लॉट मतलब जो हमारे जहाँ पे वो रहते हैं, प्लॉट क्लियरिंग मतलब उनकी साफ सफाई करने, प्लोइंग मतलब खेत जोतने, हंटिंग मतलब शिकार करने और फिशिंग मतलब अपने जो फिशेस को पकड़ने, उन सबको काम करते थे। चेंजिंग विद इन ट्राइबल इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज इन द 19th सेंचुरी। लेकिन अब 19th सेंचुरी की बात करें तो हमारी जो ट्राइबल इकोनॉमीज है, ट्राइबल की जो अर्थव्यवस्था है, उनकी जो सोसाइटी है वो चेंज हो गई। कैसे चेंज हुई देखते हैं। इन 19th सेंचुरी अंडर द ब्रिटिश रूल के अंडर 19th सेंचुरी में जो आदिवासी हैं वो बहुत ज्यादा पुअर हो गए, मतलब गरीब से भी गरीब हो गए। किससे? ऑफ द सोसाइटी इन टर्म ऑफ बोथ इनकम में भी और ह्यूमन रिसोर्सेस में भी। जो हमारे आदिवासी थे वो लोग हमारे अगर समाज के मामले में अगर हम देखें तो वो और ज्यादा गरीब हिस्से में आने लगे। टाइम टू टाइम इनका जो इनेक्टमेंट है ऑफ फॉरेस्ट एंड लैंड रेवेन्यू लॉज
which triggered the demand of access to their traditional resources led to the culture and identity crisis among the आदिवासीज। मतलब समय टाइम टाइम पर अगर हम बात करें तो हमारी जो जंगल है, हमारी जो भूमि है, उनसे वो लोग क्या रेवेन्यू वसूलने लगे। रेवेन्यू वसूलने के कारण उनकी जो उन वो लोग जो भी काम करते थे उन सबको जन्म दिया कि नहीं, हमें ट्रेडिशनल रिसोर्सेज जो ट्रिगर किया किसकी डिमांड उनको होने लगी, ट्रेडिशनल रिसोर्सेज की डिमांड होने लगी। ट्रेडिशनल मतलब होता है हमारी रिचुअल रिसोर्सेज मतलब होते हैं संसाधन। तो हमें जो पारंपरिक संसाधन है उनकी मांग होने लगी क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल फॉलो नहीं करने लगे। क्यों? क्योंकि डिमांड से बहुत बढ़ रही थी। लेड टू द कल्चर। और इसमें अगर हम बात करें तो जो आदिवासी है उसमें जो सांस्कृतिक और जो उनकी पहचान है उनमें संकट पैदा हो गया। मतलब लेड मतलब संकट पैदा हो गया किसमें, कल्चर में और आइडेंटिटी क्राइसिस अमंग द आदिवासी। जैसे आदिवासी लोग जाने जाते थे उनके रिचुअल्स के लिए, उनके ट्रेडिशन के लिए, क्योंकि अब डिमांड बढ़ने लगी, वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे उन लोगों से। तो उस कारण से क्या हुआ, जो भी महिलाएं थी जो हमारे ट्रेडिशनल में बिजी रहती थी, कल्चर जो भी चीजें उनकी होती थी उनमें बिजी रहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं पुअर होने की वजह से वो सब लोग खत्म होने लगे। The laying on road and rail tracks, mining, the construction of hydropower project in their hilly and forest areas further depleted their resources। मतलब जो सड़क और जो रेल की जो पटरियां बन रही थी उसमें जो हमारे माइनिंग का मतलब होता है जहाँ पे हम पैसों को बनाते हैं, जो पैसों की ढलाई होती है, सिक्के जो बनते हैं टेक्निकली उनको बोल सकते हैं। तो वो होती थी जो उनकी जो पहाड़ियां थी और जो उनके जंगल थे, उन क्षेत्रों में क्या होने लगा, हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है वो सब बनने लगा, जिसके कारण से इन ये जो पड़ी चुकी हिली और जो फॉरेस्ट एरियाज में, सो इसकी वजह से क्या हुआ कि उनके जो संसाधन है और भी कम हो गए। मतलब उनके जो खेत हैं जो वो हंटेड वगैरह ये सब चीजें करते थे वो और कम हो गए। एंड ब्रॉट अनसर्टेनिटी, माइजरी एंड पॉवर्टी इनटू आदिवासी साइके। और जो आदिवासी में क्या एक अनसर्टेनिटी आ गई, एक दुख आ गया और एक गरीबी ला दी इसमें आदिवासी समूह में। नथिंग वॉज डन टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ द आदिवासीज। और आदिवासी की जो स्थिति थी और बेहतर बनाने के लिए कि उनको जो गरीब वो होते जा रहे हैं उनको बेहतर करने के लिए कुछ भी उस टाइम नहीं किया गया। द डेटा अवेलेबल, सॉरी, दे आर स्टिल फाइटिंग विद हंगर एंड डिजीज। वो फिर फाइट करने लगे हंगर भूख से और किससे, डिजीज से। द एनुअल डेथ रेट इज क्वाइट अलार्मिंग। जो हमारी एनुअल जो साल में जो डेथ रेट होने लगी वो बढ़ने लगी। द जो डेटा अवेलेबल है हेल्थ और स्टेटस का आदिवासी पॉपुलेशन के से जो क्लियरली शो करता है कि both the maternal mortality and infant mortality were more than double the rates when compared with the आदिवासी रीजन। अगर हम डेटा को देखें तो हमारी जो लोग जो खत्म हो रहे थे, जिनकी डेथ हो रही थी, अगर हम उसमें बात करें तो मातृ मृत्यु दर मतलब जो पिताओं की ये जो डेथ हो रही थी और जो शिशु शिशु मतलब जो हमारे बच्चों की डेथ हो रही थी, उन दोनों की तुलना अगर हम देखें तो वो दुगनी हो चुकी थी, पहले जितनी होती थी उससे ज्यादा होने लगी। मोरलिटी मतलब जो अपने माता पिता है, इन्फेंट मतलब बच्चे, उन डबल हो गई थी। अदर जो राइटर है उसने क्या है, हैज राइटली रिमार्क्ड, उसने लिखा द साइकिल बिटवीन हंगर डिजीज, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लो वेजेस, indebtedness, reduced consumption level is reflected of how the development process has largely bypassed the tribals। कि अगर जो हमारे एक जो राइटर है उन्होंने ऐसा लिखा कि जो हमारी भूख है, बीमारी है और जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं, जो भी हम उत्पाद करते हैं वो कम हो गया, मजदूरी कम हो गई, जो वो काम करते थे वो कम हो गई, डेटनेस ज्यादा आ गई, उधारी ज्यादा आ गई, जिसके कारण क्या हुआ कि इस बात जो उनकी जो विकास की प्रक्रिया थी जिससे वो विकास कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे, वो नहीं हो पाई। और जो आदिवासी हैं उनको बहुत उनका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको बाईपास कर दिया गया, उनको नजरअंदाज कर दिया गया उस रीजन में उस टाइम पर, क्योंकि पुअर हो रहे थे लेकिन फिर भी लोगों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। ट्राइबल रिवोल्ट्स, रिवोल्ट्स का मतलब होता है विद्रोह, लड़ाई। तो जो जात
जनजाति है, आदिवासी है, उनकी लड़ाइयाँ देखते हैं। एज़ अ रिजल्ट ऑफ अबव फैक्टर, जो ऊपर हम जो फैक्टर पढ़े, भुखमरी छा रही थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, गरीब हो रहे थे, डेथ रेट बढ़ रही थी, तो ये सब जो फैक्टर्स थे उसके कारण क्या हुआ, देयर वर रिवोल्ट्स ऑफ द ट्राइबल इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, बट दे वर क्वाइट कॉमन इन द नॉर्थ ईस्टर्न चोटंगपुर रीजन ऑफ द कंट्री। ये जो भी कारण ऊपर लिखे हुए हैं उसमें जो आदिवासी हैं उसमें क्या होने लगे, रिवोल्ट्स होने लगे। लेकिन जो देश के अगर हम कंट्री के जो नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें, और जो चौंटा नगर या छोटा नगर, जो भी, सॉरी छोटा नगर लिखा हुआ है, छोटा नागपुर लिखा है, छोटा नागपुर है, उन क्षेत्रों में ये चीज आम बात थी, क्योंकि रिवोल्ट स्टार्ट हो चुके थे, बहुत लोग रिवोल्ट करने लगे थे, बहुत लोग लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई थी। ट्राइबल रिवोल्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो भी लड़ाई हुई उसके बारे में पढ़ रहे हैं। जो फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, was that of Khasis, a prominent tribe थी who occupied the hilly region between जंतिया हिल्स इन द ईस्ट एंड गारो हिल्स इन द वेस्ट। मतलब अगर हम नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में बात करें तो पहला हमारा आदिवासी की लड़ाई हुई, आदिवासी जो की क्या थी, खासी जनजाति थी, उनके बीच में हुआ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रमुख जनजाति थी। क्यों थी, हु ऑक्यूपाइड, जो ऑक्यूपाइड किया था हिली रीजन्स को, बिटवीन जो हमारा जैंतिया हिल्स है ईस्ट में और जो गारो हिल्स है उनके बीच में रहती थी। खासीस बहुत ज्यादा पावरफुल थे क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप इन देयर नेबरिंग टेरिटरीज एंड द अटेम्प्ट ऑफ द ब्रिटिश कंस्ट्रक्ट द रोड पासिंग थ्रू देयर एरिया जॉइनिंग सिलहेट विद द न्यू वोमिस एरियाज। इसका मतलब कि क्या हुआ कि जो हमारी खासी थी और जो भी नेवर में जो हमारे जो भी ब्रिटिश सैनिक रहते थे, उनके कारण जो अंग्रेज क्योंकि वहां से गुजरते थे, वहां से जाते थे, तो सड़क बनाने का प्रयास किया, जिसके कारण वो और पावरफुल हो गए। जो हमारा सिलहट का क्षेत्र था, सिलहट में जो नई वर्मी क्षेत्र थे, जो कि किस किस को जोड़ती है, जो हमारी करकन और तामसिम को जोड़ती है, जिन्हें अंग्रेज जो हमारे ब्रिटिश थे एक्वायर्ड किया था। फर्स्ट बर्मीज जो वॉर हुआ था उस टाइम उन्होंने ये एक्वायर किया था अपने अंडर में सिलहिट को। तो जो सिलहिट से, क्योंकि वहां पे ब्रिटिश लोग गुजरते थे, तो उसके कारण अच्छे अच्छे रोड बनाए गए, जिसके कारण ये लोग जो जो खासीस थे वो और ज्यादा पावरफुल होते गए। द रिवोल्ट कॉन्टिन्यू 4 years। जो विद्रोह था वो हमारा 4 साल तक चला। कब? 1929 से 1933 तक चला। जो खासी के चीफ थे अंडर द लीडरशिप ऑफ टायरट सिंह ऑफ नोंगलो नोंगलो वांटेड टू ड्राइव अवे द लॉलैंड स्ट्रेंजर फ्रॉम देयर कंट्री। ये जो हमारी लड़ाई थी 4 साल तक रही, जिसमें हमारे नोंगखलाओ के जो तिरोत सिंह है, टायरोट सिंह कुछ भी बोल सकते हो, तिरोत सिंह ने क्या किया कि खासी के जो सरदार थे, खासी के जो लीडरशिप उन्होंने संभाल रखी थी, उन इलाकों में जो अजनबी लोग रहते थे, जो जान पहचान के लोग थे, वो जो अपने देश से भागना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, लॉलैंड स्ट्रेजन जो थे वो लोग वहां से ड्राइव अवे भागना चाहते थे। अगर हम 5 मई 1829 की बात करें तो स्ट्रॉन्ग पार्टी की थी खासीस की, एडेड बाय द गैरूस रेडेड नोंगलो एंड मैस्करेड आ लार्ज नंबर ऑफ यूरोपियन एंड बंगाली। 5 मई 1829 में क्या हुआ, जो गारो की हेल्प से जो खासीस है उसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग टुकड़ी है जो नोंगलाओ की, उस पर हमला कर दिया, और बहुत बड़ी नंबर में, बहुत बड़ी संख्या में जो यूरोप और जो बंगाली थे उन लोगों में क्या हो गया, लोग मारे गए। यूरोप में और बंगाली में क्या हुआ, मैस्कर्ड हुआ, बहुत लोग मारे गए। इसको बोल सकते हैं नरसंहार किया गया। हु वर वर्किंग अंडर देम, जो कि उनके वो अंडर में काम करते थे, वो लोग सब मारे गए। दे वांट द यूरोपियन स्टेट सेटलमेंट रिलीज्ड, मतलब जो उन्होंने क्या किया, जो यूरोप जो लोग रहते थे, यूरोपियन जो लोग जहाँ पे रहते थे, जहाँ सेटलमेंट जहाँ पे था, उन लोगों ने उसको जला दिया। रिलीज द कन्विक्ट एम्प्लॉयड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड मार्च टूवर्ड्स चेरापूंजी इन द सर्च ऑफ मिस्टर स्कॉट द पॉलिटिकल एजेंट ऑफ द असम।
मतलब जो यूरोपीय जो हमारी सड़क का जो निर्माण हो रहा था, जो हमारी रोड्स बन रही थी, उसमें जो अपराधियों को, जो भी हमारे अपराधी थे, कॉन्विक्ट उन रिलीज़ करे जा रहे थे, कॉन्विक्ट एम्प्लॉइज़ जो अपराधी थे, उन्हें रिलीज़ किया जा रहा था। तो उसपे उन्होंने क्या किया, उसमें जो हमारे असम के जो लीडर थे, कौन थे? मिस्टर स्कॉट, जो पॉलिटिकल एजेंट थे हमारे कहाँ के, असम के, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना जो स्कॉट की तलाश में चेरापूंजी पर कूच कर गए, चेरापूंजी पर चले गए। जो तिरोत सिंह थे वांटेड, वो चाहते थे अदर हिल्स ट्राइब लाइक जो हमारे वोट्स हैं, सिंगफोस एंड अदर टू थ्रो ऑफ फॉरेन योक टू द इंग्लिश। वो लोग क्या चाहते, तिरोत सिंह क्या चाहते थे कि जो अन्य पहाड़ी जो जनजातियां हैं, जैसे भोट हो गई, सिंगफो हो गई और जो एक्सेट्रा हैं, वो जो ब्रिटिश है, उनके जो विदेशी चीजें जो आ रही थी, उन विदेशी जो भी हमारे थे, फॉरेन लोग जो थे, उन लोगों को उतार फेंकें। The Khasi is estimated to be 10,000 strong, caused much panic among the British officials. The British forces had mm, tough time to deal with them. They warned Khasi's village one after the other. Ultimately, the Tirot Singh is surrounded in January 1833 on the promise of sparing his life. मतलब कि अगर हम बात करें कि जो 10,000 जो लोग थे ब्रिटिश में, उसमें जो ब्रिटिश के जो अधिकारी थे, उन लोगों को उन्होंने इतनी ज़्यादा डरा दिया, इतना ज़्यादा दहशत फैला दी कि जो ब्रिटिश सेना से निपटने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। इसीलिए उन्होंने क्या किया, खासी जो गाँव था उसको जला दिया और बाद में 1833 में जो तिरोत सिंह है, उसको उन्होंने क्या आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया अपने आप को, मतलब उन्होंने ब्रिटिश को अपने आप को सौंप दिया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश में इतना ज़्यादा उन्होंने खौफ फैला दिया था कि ये लोग कहीं लोगों को जला रहे थे, यूरोपियंस को, जैसे उन्होंने जो जहाँ पे लोग रहते थे उन्होंने उनको जला दिया था ना। तो इस वजह से जो हमारे ब्रिटिश थे, उन लोगों ने उस चीज़ के कारण उन्होंने क्या किया कि जो खासी विलेज था उसको जला दिया और भी लोग थे जिनको मारने लगे। तो इस कारण से जो हमारे तिरोत सिंह थे, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया 33 में। Another rebellion, why Hills tribe Singpon broke in out in 1830। मतलब 1830 में अगर हम हिल्स जनजाति हैं सिंह फोर्स, उसके द्वारा रिवोल्ट हुआ। The Assamese too did not lag behind. They called upon other hill tribes like the Khamtis, Garos, Nagas to rise against the British. They attacked the British troops stationed in Assam and killed many of them. They rose in revolt against the 1839 and killed many British people. The Nagas broke into insurrection इन 1844। मतलब जो असमीज थे, जो उनके पीछे नहीं रहे, जो असमीज जो लोग उनके लड़ाई कर रहे थे, उनके अब पीछे वो नहीं रहे। उन्होंने क्या किया, जो खामती है, गारो है, नागा है, ऐसी जो पहाड़ी हिल्स जो हमारी आदिवासी लोग हैं, उन्होंने क्या किया, जो हमारे ब्रिटिश है उनके खिलाफ लड़ाई की और जो असम से में जो तैनात, असम में जो लोग, जो ब्रिटिश के जो सैनिक थे, उन पे हमला कर दिया। उसको बहुत ज़्यादा लोगों को मार दिया, बहुत सारे जो ब्रिटिश के सेनानी थे उन लोगों को मार दिया, जिससे 1839 में जो फिर से जो लड़ाई स्टार्ट हुई थी हमारे आदिवासी के द्वारा, जिसमें ब्रिटिश लोगों को मार दिया गया और जो हमारा नागा लोग हैं, उन्होंने 1844 में लड़ाई स्टार्ट कर दी। इंसरेक्शन मतलब कि 1830 से स्टार्ट हुआ सिंह फोर्स का। उसके बाद ये सब जो चीजें हुई, फिर हमारे जो नागास थे उन्होंने भी रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया 1844 में एंड किल्ड द इंचार्ज ऑफ दीमापुर पुलिस आउट। और किसको मार दिया? जो दीमापुर के इंचार्ज थे, दीमापुर के जो पुलिस चौकी थी, उसको मार दिया। The Cookies inhabiting the Lusai Hills and other hills of Manipur raised a bolt in 1826 and again in 1844 and 1849. They raided British territory and held the British forces to way until they were subdued in 1850। जो हमारी जो लुसाई
लिखा है ना लोसाई हिल्स, लोसाई जो पहाड़ी है, मणिपुर की जो पहाड़ी है, उनमें जो रहने वाले जो लोग थे 1826 में और फिर 1844 में, फिर और 1849 में जो लड़ाई हुई, उसके कारण से क्या हुआ कि जो ब्रिटिश, उन्होंने जो ब्रिटिश के जहाँ पे लोग रहते थे, उन लोगों पे क्या मार दिया, छापा मार दिया, रेड मार दी। उसके कारण क्या हुआ, तब उनकी जो ब्रिटिश की सेना थी उनको रोके रखा और 1850 में क्या कर दिया कि उनको वो दबा नहीं पाए और उन्होंने, जो ब्रिटिश के जो लोग थे, वो लोग भाग गए। ट्राइबल रिवोर्स, जो हमारा छोटा नागपुर रीजन है, उसके बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं। द छोटा नागपुर रीजन है कंसिस्ट द थिकली फॉरेस्टेड हिल्स एंड प्लेट्यूस एक्सटेंडिंग इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। जो छोटा नागपुर क्षेत्र है, उसके जो घने जंगल है, पहाड़ी है, पठार है, उसमें वो रहते थे। प्लेट्यूस मतलब पठार, जिसमें वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा भी आता था। मतलब पश्चिम बंगाल, झारखंड और जो उड़ीसा के राज्य हैं, उनमें ये फैला हुआ था। इन फॉर्म्स द हैबिटेट ऑफ सेवरल ट्राइब्स इंक्लूडिंग संथल्स, कोल्स, मुंडास, खूंस एक्सेट्रा, जिसमें हमारे बहुत सारी आदिवासी थे, जैसे संथाल, कोल, मुंडा, खोंड एक्सेट्रा सहित बहुत सारे जो हमारी आदिवासी थे, वो लोग रहते थे। द कोल or Kolarian were the first rise in revolt against the gradual extension of the British authority in their एरिया। मतलब जो कोल और जो कोलेरियन लोग थे, वो हमारे क्या रिवोल्ट करने लगे, किसके अगेंस्ट, हमारे ब्रिटिश के अगेंस्ट विरोध करने लगे और उनका ब्रिटिश अथॉरिटी पे उन्होंने मतलब एक ऐसा स्टार्ट कर दिया रिवोल्ट को, एक उनको चैलेंज दे दिया कि रिवोल्ट स्टार्ट हो चुका है। These freedom-loving people jealously guarded their frontier for a long time and did not allow any stranger to enter their territory. They resisted the attempt of the British official to enter their territory. Many of their villages were burnt and people killed. In 1827, they surrendered, but only temporarily. इसका मतलब कि क्या हुआ कि जो हमारे इंडिपेंडेंट लोग थे, जो फ्रीडम लविंग जो लोग थे, उन लोगों को लंबे टाइम तक जो उनकी जो सीमाएँ थीं, उन्हें अलाउ नहीं किया गया। उन मतलब सीमा मतलब बोल सकते हो कि उनकी जो एक एरिया था, उस एरिया में उन लोगों को क्या अजनबी जो स्ट्रेंजर जो लोग थे, उनके क्षेत्र में एंटर नहीं करने दिया, जिसके कारण से उन्होंने जो ब्रिटिश के हमारे अधिकारी लोग थे, क्षेत्र ब्रिटिश के जो अधिकारी थे, वो उन्होंने एंटर करने का जो कोशिश किया, उसका उन्होंने क्या किया, विरोध किया और इस तरह से उन्होंने कई जो लोग थे, उनके जो विलेजेस थे, क्योंकि जो हमारे ब्रिटिश थे, उन लोगों को एंटर नहीं करने दिया गया, तो उन्होंने बहुत सारे विलेजेस को जला दिया, पीपल्स को मार दिया 1827 में। फिर उन्होंने बाद में टेम्परेली मतलब परमानेंट नहीं, कुछ टाइम के लिए उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया और वो लोग चुप हो गए, क्योंकि वो लोग क्या करने लगे थे, ब्रिटिश उनके गाँव को जलाने लगे थे, पीपल्स को मारने लगे थे, क्योंकि वो अपने एरिया में ब्रिटिशर्स को एंटर नहीं होने दे रहे थे। Then there were the revolt of Mundas and in the छोटा नागपुर रीजन इन 1830-31। तो वहाँ पे एक अनदर रिवोल्ट हुआ मुंडास में, कब, छोटा नागपुर रीजन में, कब, 1830 से 1831 में। द कोल्स ने भी ज्वाइन किया उन लोगों को। दिस इंसरेक्शन वॉज कॉज्ड बाय न्यू पॉलिसी। ये जो भी रिवोल्ट हुआ था वो किस वजह से हुआ था, क्योंकि न्यू पॉलिसी आई थी फार्मिंग रेवेन्यू की, जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उन लोगों के लिए इंट्रोडक्शन किया उन्होंने जुडिशियली एंड रेवेन्यू रेगुलेशन का, गवर्नमेंट का इनटू इंडिया कंट्री। मतलब उनकी जो गवर्नमेंट थी, उनकी कंट्री में रेवेन्यू रेगुलेशन के रूप में क्या आया, एक बहुत पॉलिसीज आई जिसका इन्होंने विरोध किया और रिवोल्ट स्टार्ट किया। द रिविलियन सून स्प्रेड ओवर द वास्ट एरिया। जो रिविलियन था वो बहुत बड़े एरिया में फैल गया, जिसमें रांची, हजारीबाग, पालामू एंड मंभू भी था। The wrath of rebels was against the foreign settler, about 1,000 of whom were either killed or burnt their homes। मतलब इनका जो गुस्सा था, विद्रोही जो लोग विद्रोह कर रहे थे, उन लोगों का रैथ मतलब गुस्सा था, वो किसके अगेंस्ट था, फॉरेन सेटल, जो फॉरेन से लोग आके यहाँ पे सेटल हो गए हैं, बहुत थाउजेंड्स ऑफ पीपल है, उसमें या तो मारे गए या फिर जला दिए गए उनके घर को। तब मिलिट्री फोर्सेस है, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस की
कंट्रोल करने के लिए उनको बहुत सारे जो लीडर्स थे, जिसमें हमारे बुद्धा भगत फौट, उन्होंने भी लड़ाई की। लास्ट उन्होंने सरेंडर कर दिया। आफ्टर एक्सटेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन द रिवोल्ट suppressed in March 1832, what their Coles and Mundas refractory activities continue up to 1836 and 1837 before they finally submitted to the British अथॉरिटी। और जो हमारी जो लड़ाई हो रही थी वो लास्ट तक पहुंची, तो उसमें जो सेनानी थे, हमारे जो वीर सैनिक जो लोग लड़ाई कर रहे थे, उनके जो विद्रोह थे उनको 1832 में क्या कर दिया गया, सरप्रेस्ड कर दिया गया, दबा दिया गया, खत्म कर दिया गया। लेकिन उनकी जो कोल और जो मुंडास की जो विद्रोही गतिविधियां थी, रिफेक्टरी एक्टिविटीज, मतलब जो लोग विद्रोह कर रहे थे, उनको कंटिन्यू रखा उन्होंने 1836 टू 1837 तक, बिफोर दे फाइनली सबमिटेड टू द ब्रिटिश अथॉरिटी। और उसके पहले उन्होंने वो लोग ब्रिटिश के अथॉरिटी के सामने झुक गए, लेकिन फिर भी उन्होंने विद्रोही एक्टिविटीज जो थी कंटिन्यू रखी। देन there was insurrection of the Kuns in 1846, occupying a large territory in the Chota Nagpur region bounding उड़ीसा। लेकिन 1846 की बात करें तो जो हमारा खोंड है, उन्होंने उड़ीसा में सीमा से, जो उड़ीसा की बाउंड्री से जो लगे हुए क्षेत्र है छोटा नागपुर, उसके एक बड़े भूभाग, टेरिटरी मतलब बड़े भूभाग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया। दे फियर्ड, वो लोग डर गए, दैट ब्रिटिश वुड appropriate their land, exact force labor and impose heavy taxes। वो लोग डर गए थे कि अंग्रेज हैं, कहीं उनकी जमीनों को हड़प ना ले, उन पैसे जबरदस्ती क्या करवाएंगे, फोर्सली मजदूरी कराएंगे, साथ में उनकी जो भी चीजें हैं उनको हड़प लिया जाएगा और उन पर भारी टैक्सेस लगाएंगे। इस कारण से छोटा नागपुर का जो खूंस है, उन्होंने खोंस जो भी है, उन्होंने लार्ज टेरिटरी को अपने अराउंड में, अपने कब्जे में कर लिया। द अटैक कैंप ऑफ कैप्ट। और उसके बाद क्या हुआ, जो कैप्टन थे हमारे, कौन थे, मैकफर्सन थे, उन पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया, उनके कैंप पे अटैक कर दिया। एंड कंपेल्ड हिम टू सरेंडर 170 मैन। और उनसे बोला गया उनकी, आप 170 लोगों के साथ अपना क्या कर दो, अपने आप को सरेंडर कर दो, आत्म समर्पण कर दो। द अदर नेबरिंग जो ट्राइब, जो नेबर की जो पड़ोसी में रहने वाले ट्राइब है, उन्होंने भी ज्वाइन किया इस विद्रोह को। और जो लास्ट में क्या हुआ, एंड द 3 इयर्स तक चला। द रिविलियन जो थे सप्रेस्ड इन 1848। और जो हमारे जो लड़ाई, रिविलियन मतलब जो विद्रोह करने वाले लोग थे, उन्होंने 1848 में इसको दबा दिया। लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ, जो ब्रिटिश एक्ट वाइजली एंड रिकॉल्ड an exiled Kund chief placed him as the head of खुंस। मतलब कि जो हमारा जो भी ये जो विद्रोह चल रहा था, जिसमें 170 पीपल्स के साथ कैप्टन को क्या बोला गया कि आप लोग अपने आप को सरेंडर कर दो। तो जो अन्य जो हमारी नेबर की जो ट्राइब्स थी, उन्होंने वो भी विद्रोह में शामिल हो गए। अगले 3 वर्षों तक चली ये लड़ाई। 1848 में क्या हुआ कि इस जो जो भी ये लड़ाई चल रही थी, उसको खत्म कर दिया गया, दबा दिया गया। लेकिन इस बार जो अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया, समझदारी से काम लिया। कैसे, ब्रिटिश एक्टेड वाइजली, उन्होंने समझदारी से काम लिया। और साथ में उन्होंने क्या किया कि एक जो खूंस के जो प्रमुख थे, उनको वापस से क्या बना दिया गया, हेड बना दिया खुंड का। दिस वाइज स्टेप पैसिफाइड द खूंस। देन देयर वाज द संथल रिविलियन इन 1855 इन 56 इन द छोटा नागपुर एरिया बाउंडिंग Vangal। This rebellion was as much against British police and revenue official as it was against operation of the Jamindar and Mahajans under the leadership of two brothers Sindhu and Kanhu. They met in large number, about 10,000 in June 1855। इसका मतलब क्या हुआ कि जो खोन थे उनको मुखिया दिया गया था, हेड बना दिया गया था। तो इस जो ये जो बुद्धिमानी से उन्होंने जो काम लिया था ब्रिटिशर्स ने, उसके कारण क्या हुआ कि जो खोन्स थे वो लोग शांत हो गए। फिर जो 1855-56 में जो बंगाल का जो बॉर्डर से लगे जो छोटा नागपुर क्षेत्र है, उसमें क्या हुआ, संथालों ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया, लड़ाई स्टार्ट कर दी।
और जो लड़ाई स्टार्ट की तो ब्रिटिश जो पुलिस थी और जो उनके रेवेन्यू अधिकारी थे उनके खिलाफ हुआ था, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, तो जमींदारी और जो महाजन महाजन है उनके वो लोग क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा उनसे टैक्स वसूल रहे थे, इस कारण से, जो कि दो भाइयों सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुई थी। मतलब उन दोनों ने क्या किया था, इसकी लीडरशिप की थी। और वे जून 1855 में एक बड़ी संख्या, एक बड़ा नंबर 10,000 लोग के साथ वहां पे गए और उन्होंने विद्रोह किया, लड़ाई स्टार्ट की। क्यों? क्योंकि टैक्सेस ज्यादा लिया जा रहा था। They cut off postal railway communication between Bhagalpur and Rajmahal and were complete control in this area। और उन्होंने क्या किया, जो भागलपुर और जो राजमहल के बीच में जो भी डाक और रेलवे का कम्युनिकेशन था उसको क्या कर दिया गया, काट दिया। जो भी हमारा डाक मतलब पोस्ट ऑफिस और जो रेलवे के बीच में कम्युनिकेशन था उसको कट कर दिया। एंड वो जो भी एरिया कंप्लीट कंट्रोल कर लिया, इस एरिया पे अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया। आर्म्ड chiefly with sword and poisoned arrows, they carried fire and attacked every outlying European bungalow and murdered many English railway servants and police officers। मतलब जो मुख्य रूप से जो तलवारें और जो जहरीले तीर हैं, पॉइजन एरोस मतलब जहरीले तीर, और उनके जो भी आर्म्ड फोर्सेस थी, तलवारें थी, उनसे लेकर वो वहां पे पहुंचे। उन्होंने वहां पे आग लगा दी और जो भी यूरोपीय जो बाहर रह रहे थे, यूरोपीय बंगले हैं, उन पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। और बहुत सारे जो ब्रिटिश के जो रेलवे हमारे एम्प्लॉयज थे, पुलिस के एम्प्लॉयज थे, उन लोगों की हत्या कर दी, उन लोगों को मार दिया गया। जिसके कारण क्या हुआ कि हमारे The authorities were taken by surprise and panic stricken people fled the thousands। जिसके कारण से हमारे जो भी एम्प्लॉयज थे वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए, घबरा गए, क्योंकि बहुत सारे हजारों में लोग वहां से भाग गए, फ्लैट मतलब भाग गए, बहुत हजारों में वहां से लोग भाग गए। When they were pursued by the British force, they took shelter in the thick jungles till February 1856। They showed no signs of submission and were openly at war with the British। A regular military campaign had to be organized against them. Their leaders were arrested and most inhuman barbarities were practiced against them after they were defeated। जो लोग घबरा गए थे, घबरा के क्या हुआ, जो हजारों में संख्या में लोग जो थे वहां से भाग गए। तो जो ब्रिटिश के एम्प्लॉय थे, ब्रिटिश की जो आर्म फोर्स थी, उन लोगों ने उनका पीछा किया। तो उन्होंने क्या किया, उन वहां पे एक जो घना जंगल था वहां पे वो लोगों ने आराम किया, वहां पे शरण ली। जो भागकर जो भी लोग गए थे वो लोग घने जंगलों में जाकर छिप गए। लेकिन फरवरी 1856 में उन्होंने क्या किया कि उनको कोई भी मतलब उन्होंने अपने आप को सरेंडर नहीं किया, उसके कोई भी सिंबल नहीं मिले। उन्होंने खुले तौर पर मतलब चैलेंज दिया था किसको, अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को, कि वो उस लड़ाई में थे, वो विद्रोह कर रहे हैं आपका। तो उसके खिलाफ उन्होंने जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपनी एक योजना बनाई, एक आयोजन बनाया, जिसमें उनके बहुत सारे जो नेता थे, जो लोग लीडरशिप कर रहे थे उन जो विद्रोह का, उन लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। और हारने के बाद उन्होंने जो अमानवीयता बरतता है उसका यूज किया। अब जो केस स्टडी है बिरसा मुंडा की, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ऑलरेडी वीडियो हमारी बहुत लॉन्ग हो चुकी है। कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट मी। ये मेरी स्टार्टिंग है, फर्स्ट चैप्टर मैंने एसएसटी का समझाया है। और थोड़ा सा ना मेरा एक्चुअली वर्डिंग का इशू है, मैं शाह और वाह को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाती, जिस कारण से हो सकता है मे बी कुछ वर्ड्स में आपको लगे कि दैट आई एम हेजिटेटिंग, बट नॉट एट ऑल। प्लीज समझने की, वी अंडरस्टैंड। एंड या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। बिरसा मुंडा की जो केस स्टडी है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। गुड बाय।